नमस्कार साथियों, मैं संवाद परिवार की ओर से मुकेश कुमार मिरोठा आपका फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम संवाद माध्यम से लगातार बहुत बहुत विषयों पर अपने अनेक प्रखर वक्ताओं के माध्यम से लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं, साहित्य में भी और आंदोलन में। दोस्तों, लगभग पिछले वर्ष से ही हम इस श्रृंखला को लगातार चला रहे हैं और हमने अनेक विषयों पर अपने बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं। खुशी की बात है कि हमारा विविध विषयों के जो ज्ञाता है वो भी जुड़ रहे हैं और हमने हमारी कोशिश है उसमें उन्होंने पूरा समर्थन दिया। तो मैं आज संवाद परिवार के मंच पर हमारे सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वक्त है, वर्तमान समय, एक तरफ महामारी की विभीषिका है, दूसरी तरफ आंदोलन का भी दौर है। ऐसे वक्त में जब सत्ता के दो धुरी दिखाई दे रही हो, दो छोर दिखाई दे रहे हो, उसको केंद्र में लाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो है भारतीय संविधान। सभी लोग भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं, उसके अनुरूप काम करने की कस्में खाते हैं। बावजूद इसके उस पर तमाम तरह के सवाल पर्दे से ही सही लगाते रहे हैं। संविधान में आस्था रखने के बावजूद संविधान पर लगातार चोट हो रही है, परेशानी खड़ी की जा रही है। साथ ही साथ ऐसे इन समस्याओं में हम संविधान को किस तरह से देखें, तो आज संवाद परिवार ने कोशिश की कि अब हम संविधान जो देश को रास्ता दिखाने का बड़ा ग्रंथ है या चेतना ग्रंथ है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि उस संविधान को अंगीकृत रूप में सामने रखने वाले एक ऐसे महान शख्सियत, बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता, मतलब समाज का मामला हो, धर्म संस्कृति का मामला हो, राजनीति का मामला हो, संवैधानिक दृष्टि से अगर कोई सीधी बात करता है वर्तमान वक्त में, तो मैं उसमें डॉक्टर रतनलाल जी को सबसे आगे रखता हूँ, सबसे ऊपर भी रखता हूँ। दोस्तों, उन्होंने पिछले 2 से 3 दशक में जो अपनी पहचान बनाई, बहुत युवा तो वो अभी हैं ही, लेकिन बहुत युवा अवस्था से ही उन्होंने जो अपनी एक हाशिए की आवाज जो बुलंद की है, और न केवल बुलंद की बल्कि जिस तथ्य और तर्कों के साथ वो बात करते हैं, वर्तमान दौर में ऐसे आंदोलनकर्मी आपको दिखाई नहीं देंगे। और जो आंदोलनकर्मी आपको मंचों पर दिखाई देंगे, ऐसे लोग संविधान का सम्मान करने की बात, लेकिन जब वक्त विपरीत होता है तो वो मुखौटा उतार कर कहीं और जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये बहुत गर्व और खुशी की बात है, खासतौर पर हम जैसे लोगों के लिए, कि डॉक्टर रतनलाल जैसे पिछले दशक में जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, आज भी उनकी आवाज वैसे ही सशक्त प्रखर है। और ये हमें यह एहसास कराता कि संविधान में कितनी ताकत है कि एक व्यक्ति एक बड़े तंत्र से लड़ रहा है। मैं बहुत खुशी है मुझे जब मैं पहली बार उनके हिंदू कॉलेज स्थित आवास को, उनके घर को मैं देखा। मतलब क्या घर है वो, कुछ करके दिखाए अपने घरों को। तो ये जो ताकत मिलती है, इस ताकत के पीछे संविधान भी है, और संविधान है तो उसको किस रूप में डॉक्टर रतनलाल जैसे साथी सामने रख समस्याओं के आलोक में। तो अब लेते हुए मैं डॉक्टर रतनलाल का हमारे इस मंच पर स्वागत करता हूं। डॉक्टर रतनलाल साथियों, हिंदू कॉलेज, जैसा मैंने अभी उल्लेख भी किया कि विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो महत्वपूर्ण कॉलेज है और 1899 का वो कॉलेज है, और उसमें वो अध्यापन करते हैं, इतिहास को पढ़ने पढ़ाने का वो काम करते हैं। इतिहास के माध्यम से किस तरीके से वो उस प्राचीन वक्त को हमारे सामने नए तौर पर रख रहे हैं, और इससे हम उस इतिहास से भी परिचित हो रहे हैं जिसके मूल में असमानता भी। सीधे डॉक्टर रतनलाल की तरफ चलते हैं और निवेदन है कि वो अपनी बात रखें भारतीय संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर पर। आपका स्वागत है। जी सर। शुक्रिया मुकेश जी, और संवाद परिवार को बहुत आभार
कि आपने मुझे से एक टीचर और एक्टिविस्ट को अवसर दिया है अपनी बात रखने के लिए। और आज का विषय जो है, मैं उस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूं और हिंदी साहित्य में थोड़ी बहुत दखल रखता हूं, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस का और कॉन्स्टिट्यूशन का छात्र नहीं हूं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है, इसका कारण कुछ और है, मैं बताऊंगा अभी। तो बहरहाल हमने पिछले 6-7 वर्षों में लगातार आंदोलनों का दौर देखा है, चाहे रोहित बुमला हो, चाहे SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, या अभी किसान आंदोलन चल रहा है, CA NRC का मसला हो। तमाम ऐसे जो तमिलनाडु के जो किसान थे जो जंतर मंतर पे कर रहे थे धरना, वो भी हमने देखा है। तो बड़े बड़े आंदोलनों को अगर छोड़ दीजिए तो भी छोटे छोटे तो असंख्य आंदोलन हुए। और इतिहास के छात्र होने के नाते मैंने जो देखा और समझा है कि संविधान को लेकर जितनी चर्चा पिछले 6 वर्षों में हुई, उतनी चर्चा शायद पहले कभी नहीं हुई होगी। चाहे संविधान के विरोधियों, जो संविधान को न मानने वाले लोग हैं, उनकी ओर से हो, या संविधान की रक्षा करने वाले जो लोग हैं उनकी ओर से हो। खास तौर से हमने CA NRC के दरमियान देखा कि हर जगह संविधान के प्रियम्बल्स पढ़े जा रहे थे। तो मेरी दिलचस्पी भी थोड़ी बढ़ी, और मैं पॉलिटिकल साइंस या लॉ का छात्र नहीं हूं, लेकिन मैं अंबेडकर साहब को ये लॉकडाउन में मैंने काफी पढ़ने की कोशिश की। और उनको पढ़ के मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं, अंबेडकर नामा लाल की क्लास। तो मैंने बहुत सारे, मतलब 250 से ज्यादा वीडियोस हमने उस पर अपलोड किए हैं। तो इसीलिए मैंने साहस किया कि संविधान और अंबेडकर विषय पे थोड़ा बोलने की मैं कोशिश करूं। त्रुटियां हो सकती हैं, उसको आप नजरअंदाज करेंगे, लेकिन एक इतिहास का छात्र इतिहास दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहा है, उस मर्म को समझे जाने की जरूरत है। और आज जो घटनाएं हो रही हैं, क्या अंबेडकर के जमाने में क्या हाल था, जो आज जिस तरीके से संविधान बचाओ चल रहा है, जिस तरह से संविधान की अवहेलनाएं हो रही हैं, अंबेडकर क्या उस समय ये सब बात सोच रहे थे, समझ रहे थे? ये सब पहलुओं पे थोड़ा बहुत पड़ताल करने की कोशिश मैंने की है। और इस सिलसिले में मैं डॉक्टर अंबेडकर के 2 भाषणों का आज जिक्र करने की कोशिश करूंगा। पहला भाषण है, वो है 4 नवंबर 1948 का, 4 नवंबर 1948 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में। और दूसरा भाषण है जो कि आप सब जानते हैं, उससे ज्यादा परिचित है, 25 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949 वो भाषण है। तो 25 नवंबर वाले भाषण को तो ज्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन 4 नवंबर 1948 का जो भाषण है, वो भी उतना ही दिलचस्प है। और तकरीबन 30 पेज का वो पूरा सामग्री है। और 25 नवंबर वाला जो है तकरीबन 16 पेज का है। तो ये मिला के करीब 45-46 पेज मैंने पढ़ने की कोशिश की। और मैं कोशिश करता हूं कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे न जाकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के छात्र ज्यादा समझाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के छात्र ज्यादा समझाएंगे, मैं जो उसको सोशल जो एस्पेक्ट है, जो आम जनता कैसे उसको समझे, डॉक्टर अंबेडकर क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, इस बारे में कुछ अपने विचार आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, मैं सब आप जानते हैं कि 29 अगस्त 1947 को 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। 30 तारीख को, अगले दिन, डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, यूनानिमसली इलेक्ट किया गया था। और उसी दिन से डॉक्टर अंबेडकर ने काम करना शुरू किया था। 21 फरवरी 1948, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद जी को एक चिट्ठी लिखा और संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी उन्होंने पेश की, जिसे 21 फरवरी, जिसे 26 फरवरी 1948, एक हफ्ते बाद उसको गजट में पब्लिश किया गया। और उसके बाद 8 महीने तक वो पब्लिक डोमेन में रहा, क्रिटिक के लिए, पब्लिक रिएक्शन के लिए, सुझाव के लिए, तमाम ये सब रहा। उसके बाद 4 नवंबर का भाषण है। तो मैं सीधा कुछ कुछ हाइलाइट्स उसमें से बोलकर और सीधे पॉइंट पे आता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात उसमें थी।
करीब 8 महीने तक लोगों के बीच वो रहा और उसके बाद 4 नवंबर 1948 के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने उस कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया। और इस ओकेजन पे जो उनका ये भाषण है, जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, 30 पेज का 29-30 पेज का भाषण है, वो इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ही इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस है, बहुत ही असाधारण महत्व का ये भाषण है। और इसी भाषण के आधार पर संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो मेंबर्स थे, डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा की और उन्हें प्रकांड पंडित, संविधान का निर्माण के शिल्पकार और तमाम मतलब टिप्पणीकार, संविधान के टिप्पणीकार और तारीफ की। और कई लोगों ने अंबेडकर के तारीफ में भाषण पढ़े थे, उसमें से मैं सारे भाषण में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक भाषण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संक्षेप में है, मैं उस भाषण को आपके सामने रखता हूं। उससे इंपॉर्टेंस पता लगेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में कितना कंट्रीब्यूशन किया था। ये व्यक्ति थे टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्ण, इन्होंने कहा कि सदन को एहसास होगा कि आपके द्वारा नियुक्त किए गए 7 में से एक सदस्य ने इस्तीफा दिया, जिसकी जगह अन्य की नियुक्ति की गई। एक सदस्य की मृत्यु हुई, लेकिन उस पद को भरा नहीं गया। एक सदस्य अमेरिका में थे, उनकी जगह किसी को नहीं दी गई। एक और सदस्य रियासत के काम में उलझे थे, इसलिए उनकी जगह भी खाली थी। एक या 2 सदस्य दिल्ली से काफी दूर रहा करते थे और उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वह भी उपस्थित नहीं रह पा रहे थे। तो अंततः संविधान बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह डॉक्टर अंबेडकर पर आई। उन्होंने यह काम पूरी जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक किया। उनका यह काम प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो 7 में से 5 लोग तो गायब ही थे, 2 या 3 लोगों ने मिलकर, इसलिए ये कृष्णमाचारी का जो पूरा बयान है वो ये दर्शाता है कि किस इंटेंसिटी के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने अपने काम को अंजाम दिया। बहरहाल 8 महीने के पूरे विचार विमर्श के बहुत प्रतिक्रियाएं आई, ठीक हुई, और वो जो है ये पूरा भाषण जो है, जो क्रिटिक हुआ था डॉक्टर अंबेडकर का, आलोचना, चाहे वो समाजवादी आलोचना कर रहे थे या कम्युनिस्ट कर रहे थे या दक्षिणपंथी कर रहे थे, तमाम आलोचनाओं का इसमें पूरा उन्होंने जवाब दिया है। इस दृष्टिकोण से मैं इस भाषण को ऐतिहासिक मानता हूं। इसमें 3-4 पॉइंट जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, वो है माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम कैसे करेगा उससे मसला है, फिर ग्राम स्वराज्य की बात है, वो मसला है। ये 3-4 पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे। टेक्निकल इशू में हम नहीं जाएंगे और उसमें मैं इशारा करते हुए आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिया, उनकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निर्माण किया गया संविधान का मसौदा, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक असाधारण महत्व का है। इसमें 315 अनुच्छेद और 8 परिशिष्टों का समावेश है। संविधान का यह मसौदा अन्य किसी देश के संविधान की तुलना में अधिक विस्तृत है, यह मानना पड़ेगा। जिन्होंने इन्हें पढ़ा नहीं है, उन्हें इसकी महत्वपूर्ण और विशेषताओं का पता ही नहीं चल पाएगा। संविधान का यह मसौदा 8 महीनों तक लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध था। मित्र, समीक्षक और विरोधियों के लिए इसके प्रावधानों पर प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए यह समय काफी था। इनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं अनुच्छेदों का अर्थ न समझने के कारण व्यक्त की गई हैं, ऐसा मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। जो भी है, आपत्तियां उठाई जा रही हैं, तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा। इन 2 वजहों से इस मसौदे को विचार के लिए प्रस्तुत करते मैं आपका ध्यान संविधान के प्रमुख मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। साथ ही जो आपत्तियां उठाई गई हैं, उनका जवाब भी देना चाहता हूं। तो सारे जवाब है, और इसमें आप देखेंगे
कि जब संविधान पे आते हैं और बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं, संघीय शासन, अमेरिका से तुलना, कनाडा से तुलना, इंग्लैंड से तुलना, ऑस्ट्रेलिया से तुलना, फिर जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, और जो न्यायपालिका है, विधायिका है, उस क्या डिफरेंस है अमेरिका के साथ, क्या डिफरेंस है इंग्लैंड के साथ, तमाम बारीकी, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, राज्य और केंद्र के साथ कैसे संबंध हो, तमाम ये बात डॉक्टर अंबेडकर लगातार लंबे इसमें कहते हैं। उस बात में नहीं जाऊंगा, जिनको भी देखना है ये वॉल्यूम 40 का ये जाके देख सकते हैं, उसमें पूरा 30 पेज का पूरा भाषण पड़ा हुआ है। और ये कहते हैं कि संविधान की जो खास बात है वो है इसका लचीलापन। कहते हैं राष्ट्रपति अमेरिका में भी हेड है और भारत में भी हेड है, लेकिन दोनों के कार्यशैली में अंतर है। अमेरिकन कांग्रेस के कार्यशैली में अंतर है, भारतीय पार्लियामेंट के कार्यशैली में अंतर है। कुछ बातें इंग्लैंड से आई हैं, कुछ अमेरिका से आई है, लेकिन उसके डिफरेंसेस को बहुत हाईलाइट वो सब बात करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म है, और शायद लॉ और पॉलिटिकल साइंस के छात्र बहुत अच्छे तरीके से इसको बता सकते हैं। अब आते हैं कि जो उनका क्रिटिक हुआ था उसका आंसर वो कैसे कैसे देते हैं। इसमें दिलचस्प कहते हैं, और आज भी हम लोग सुनते हैं, वो बात डॉक्टर अंबेडकर के जमाने में भी थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अपने भाषण में कि कहा जाता है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नया नहीं, इसका आधा हिस्सा भारत सरकार कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, और बचा हुआ आधा हिस्सा अन्य देशों के संविधान से उठाया गया है, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नया नहीं है। इसका कुछ जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको लोग ड्रिफ्टिंग कमेटी भी कहते थे उस समय, जिसकी चर्चा उन्होंने 25 नवंबर के भाषण में किया है। तो कहले बहुत कम योगदान है, तो अंबेडकर के पूरे कंट्रीब्यूशन को नल एंड वॉइड करने का पूरा प्रयास भी चल रहा था। इसमें कहते हैं डॉक्टर, इसका जवाब देते हैं, और भाषण के पहले पोर्शन में देखेंगे तो सारा क्या क्या नया है वो सारी बात उसमें कहे हैं कि भारत, लेकिन उसको थेराइज यहां पे कर रहे हैं, जो बात मैं आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि दुनिया के इतिहास में आज की तारीख को निर्माण किए जाने वाले संविधान में क्या कुछ नया हो सकता है। पहला लिखित संविधान बनने के 100 साल से अधिक समय बीत चुका है। कई देशों ने उसी का अनुकरण अपने संविधानों में किया है। साथ ही संविधान का मूलभूत सिद्धांत क्या हो, इस बारे में व्यापक स्वीकृति हो चुकी है। इस पृष्ठभूमि पर प्रमुख प्रावधानों के बारे में सभी संविधानों में एक तरह की समानता दिखना स्वाभाविक है। आज निर्माण होने वाले संविधान में अगर कुछ नया दिखाना हो तो इतना ही कि पुराने संविधान के दोषों को दूर करने के लिए बदलाव सुझाना और देश की जरूरत के हिसाब से उसमें आवश्यक बातें जोड़ना। अंधे होकर अन्य संविधानों की नकल करने का आरोप संविधान के अधूरे अध्ययन पर आधारित है, इस बात का मुझे पूरा पूरा यकीन है। मसौदा संविधान में नया क्या है, इसकी चर्चा मैंने पहले कर दी है, जो पिछले पन्ने उसमें उन्होंने की है। जिन्होंने संविधान का अध्ययन किया है और इसके बारे में निष्पक्ष तरीके से सोच विचार के लिए जो तैयार हैं, वे मानेंगे कि मसौदा समिति ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए गुलामी की मानसिकता से अनुसरण नहीं किया है। ये बात कहते हैं। आगे कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत बड़ा हिस्सा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें है, और इस आरोप को लेकर मैं नाराजगी व्यक्त नहीं करूंगा। अच्छी बात को स्वीकारने में शर्मिंदा होने जैसा कुछ नहीं है, यह कोई उधारी का हिस्सा नहीं है। संविधान की मौलिक कल्पना पर किसी के बौद्धिक संपदा का अधिकार नहीं होता है, और तमाम उसमें क्या क्या कमियां हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, इसकी चर्चा आगे करते हैं। अब जो काम की बात जिसपे आजकल बहुत डिबेट चल रहा है उस पे आता हूं। कहते हैं कि भाई संविधान एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लागू करें। कहते हैं कि
किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को शांतिपूर्ण तरीके से लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, संवैधानिक नैतिकता की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जरूरत होती है, यह बात सब कोई मानता है। लेकिन इसके साथ जुड़ी दो अन्य बातें दुर्भाग्य से नहीं मानी जाती। पहली बात है कि प्रशासकीय स्वरूप, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, का संविधान के स्वरूप के साथ निकट संबंध होता है। प्रशासन के स्वरूप की संविधान के स्वरूप के साथ घनिष्ठ संबंध बैठाना जरूरी होता है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है यहां समझने की। दूसरी बात यह है कि संविधान के स्वरूप में बदलाव किए बिना प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव कर संविधान को प्रवाहहीन बनाया जा सकता है। संविधान को प्रवाहहीन बनाया जा सकता है, उसके संविधान को लागू करने में बाधा उत्पन्न किया जा सकता है। तो आज अगर देखेंगे तो संविधान, जितना संविधान हो रहा है, देखिए संविधान के सारे प्रावधानों को एक एक करके जो उड़ाया जा रहा है। किताब तुम्हारा पन्ना, हमारा संविधान का किताब रखा हुआ, अंदर से पन्ने फाड़े जा रहे हैं। वो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ये बात कह रहे थे कि संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रशासनिक तरीके से इस तरह से बदलाव कर दिए जाएंगे कि संविधान होने का मतलब नहीं रहेगा। ये शंका उन्होंने उस समय जाहिर की। आगे कहते हैं कि नैतिकता सहज भावना नहीं है, उसे पालना पोसना पड़ता है। हमारे लोगों के बीच वह अभी पैदा नहीं हुई है, नैतिकता आया नहीं, हमें यह सीखना होगा। भारतीय लोकतंत्र भारतीय मिट्टी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। यह मिट्टी मूलतः अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है। कितनी बड़ी बात है। आज देख लीजिए क्या देश में हो रहा है, ये डॉक्टर अम्बेडकर उस समय इशारा कर रहे थे। तो ये हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज जो आपके सामने घटनाएं हो रही हैं, उसकी शंका डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी समय जब संविधान बना रहे थे उसी समय जाहिर उन्होंने की थी। दूसरा एक बड़ा जो उस समय हंगामा था, कुछ लोग कह रहे थे कि प्राचीन भारत के शासन प्रणाली की तरह संविधान में होना चाहिए, ग्राम स्वराज होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए, न उस तरह से शासन व्यवस्था होना चाहिए। जबकि संविधान में पूरा संघीय फेडरल कैरेक्टर और केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान उस समय ज्यादातर आपको दिखेगा। तो इस पर बहुत हंगामा हुआ था और इसके लिए मेटकाफ के रिसर्च को उद्धृत किया गया था, जिसने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की काफी प्रशंसा की थी। इसकी दिलचस्प आलोचना डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में की और उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि ये बात सही है कि मुगल, पठान, जितने विदेशी आक्रांता आए, वो ग्राम पंचायत उसी तरह से बने रहे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, टिके रहे, गांव, भारत के गांव टिके रहे। तो इसकी आलोचना करते कहते हैं कि ग्राम समुदाय अपने अल्प मवेशियों को चारदीवारी में बंद कर शत्रु की सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने देते थे, उन्हें चुनौती कभी नहीं देते थे। देश के इतिहास में ग्राम समुदायों ने ऐसी ही भूमिका निभाई है। यह जानने के बाद किसी को उसके बारे में गर्व क्यों महसूस हो? यह वास्तविकता हो सकती है कि वे सभी तरह के संकटों से बचते आए हैं, लेकिन केवल जिंदा रहने का कोई मतलब है? केवल जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। किस स्तर का जीवन आपने जिया है, यह महत्वपूर्ण है। निश्चय ही उन्होंने केवल निम्न स्तर का, निम्न कोटि का जीवन जिया है और ग्राम राज्यों के कारण ही भारत का नाश हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। फिर कहते हैं कि आखिर गांव है क्या? गांव क्या है? तो इसका जवाब देते हैं कि गांव केवल स्थानीयता के कुंड, अज्ञानता की गुफा, संकुचित मानसिकता और जातिवाद है। इसलिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने गांव को नकारा और व्यक्ति को घटक माना। इंडिविजुअल लिबर्टी को इंपॉर्टेंट माना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात कह रहे हैं। अब यहाँ पे माइनॉरिटी के बारे में बड़ा दिलचस्प उन्होंने दिया है, वो थोड़ा सा मैं रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा
कि आज जिस तरह से माइनॉरिटी पे हमले हो रहे हैं और बार बार अपीजमेंट की बात हो रही है, इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को जो कहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सार गर्भित है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को दी गई छूट के कारण भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना की जा रही है। कहते हैं कि इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी नहीं जिम्मेदार नहीं है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा निर्णय करती है, उसी के हिसाब से काम करती है। कि माइनॉरिटीज को सहूलियत देने का जो निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया है और जिस पर अमल किया जा रहा है, मेरी राय में वो सही है। इस बारे में मेरे मन में बिल्कुल संदेह नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने गलत मार्ग अपनाया है। अल्पसंख्यक के अस्तित्व को नकारना बहुसंख्यकों की बहुत बड़ी गलती है और अल्पसंख्यकवाद को अपने सीने से लगाए रखना, उसे चिरस्थायी बनाना, यह अल्पसंख्यकों की गलती है। दोनों उद्देश्य साध्य हो सके ऐसा उपाय ढूंढना जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत के तौर पर अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को मानना ही होगा। कोशिश ये की जानी चाहिए कि ऐसा भी समय आए जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक रूप हो जाएं, एक हो जाएं। इसलिए संविधान सभा द्वारा सुझाए गए उपायों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए उपायों से ही यह दोहरा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। धर्मांधता की भावना को बल देकर अल्पसंख्यकों को दी जा रही सहूलियतों का विरोध करने वालों से मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति है, उसका विस्फोट होने से पूरे राज्य के बिखर जाने का खतरा होता है। यूरोप का इतिहास इसी प्रकार की भरपूर और भयानक वास्तविक घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यकों ने अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथ में सौंपना स्वीकार किया है। अपनी इच्छा से भारत में रह रहे हैं और हिंदुओं को ही उन्होंने अपना नेता माना भारत में। आयरलैंड का यहां उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आयरलैंड का विभाजन टालने के लिए किए गए लेन देन के इतिहास में रेडमंड ने कार्सन से कहा था कि प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों के लिए आपको जो चाहिए उन सहूलियतों की मांग कीजिए, लेकिन आयरलैंड को एक रहने दीजिए। इस पर कार्सन ने उन्हें जवाब दिया था कि आप जो सहूलियत हमें देना चाहते हैं उसको चूल्हे में फेंकिए, और हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि आप हम पर राज करें। यह उदाहरण देते हुए एग्रेसिव एग्जाम्पल था आयरलैंड का। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसी भूमिका नहीं निभाई। जातिवादी बहुसंख्यकों के राज्य का अल्पसंख्यकों ने निष्ठा से स्वागत किया, उसे स्वीकार किया। इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना आपका अपना कर्तव्य है। इसका एहसास बहुसंख्यकों को रखना पड़ेगा। अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या समाप्त हो, यह बहुसंख्यकों के बर्ताव पर निर्भर होगा। अल्पसंख्यकों के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यक जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन अल्पसंख्यकवाद भी खत्म हो जाएगा, वो एकसार हो जाएंगे। आज के सरकारों को ये भाषण डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ना चाहिए। गले में माला, विचारों पर ताला। नाम अंबेडकर का बहुत लेते हैं, लेकिन उनकी कोई बातें न पढ़ते हैं, अगर समझते पढ़ते भी है, लेकिन इसी कोई अमल में नहीं लाते। माइनॉरिटी के बारे में जो राय अंबेडकर ने दी अंतिम में, वो कहते हैं सेंट्रलाइजेशन के बारे में, कि उसमें सेंट्रलाइजेशन की वकालत की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहते हैं बहुत इस पे भी आलोचना हुई है। तो इसका आलोचना का जवाब देते कहते हैं कि दुनिया में जो हालात हैं इस समय, सेंट्रलाइजेशन को कोई नहीं रोक सकता। और अमेरिका का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि अमेरिका में सेंटर को कुछ कम ही अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सेंटर के ताकत को बढ़ने से किसी ने नहीं रोका। बोला कि समय की नजाकत है, दुनिया में
सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि हमें इस प्रवृत्ति का, केंद्रीकरण की ताकत का हमें विरोध करना होगा, लगातार करना होगा। और इस भाषण को कंक्लूड करते हुए जो बात वो कहते हैं, मुकेश जी कितना टाइम हुआ बता दीजिएगा। कहते हैं कि अंतिम में कहते हैं, जो कंक्लूड करते हैं वो दिलचस्प है। कहते हैं कि जितनी आपत्तियां उठाई गई थी उन सबका जवाब हमने दिया है, लेकिन कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं होता है। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अधिक अच्छा कैसे बनाया जाए, इसके उद्देश्य से ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी है कुछ सुझाव और रखने जा रही है। लेकिन प्रांतीय विधानसभा में हुई चर्चा से मुझे यह कहने का साहस दिया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा तैयार किया गया संविधान शुरुआत के तौर पर इस देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। मेरी राय में वह व्यवहारिक है, लचीला है और देश को शांति तथा युद्ध की स्थितियों में एक सूत्र में बांधे रखने के लिए समर्थ है। मैं कह सकता हूं कि सचमुच नए संविधान के अंतर्गत अगर कुछ गलतियां रह गई हैं तो इसका मतलब कारण यह नहीं होगा कि संविधान गलत है, बल्कि हमें कहना पड़ेगा कि इंसान ही धूर्त था। कि संविधान में कुछ गड़बड़ी होती है तो संविधान का प्रॉब्लम नहीं है। आज के शासक समूह से इसकी तुलना कीजिए कि अगर संविधान असफल होता है तो इसकी जिम्मेदारी संविधान की नहीं है, मनुष्य के धूर्तता की है। ये उस भाषण में उन्होंने कहा था। अब थोड़ी सी बात में, जो 25 नवंबर का टाइम है मुकेश जी, है अब टाइम है, थोड़ी सी बात मैं 25 नवंबर 1949 के भाषण से कहना चाहता हूं। कर सकते हैं सर, बिल्कुल सर जी, कितने मिनट? हाँ, आप अपनी बात रखिए सर, जितना पाए आप। अच्छा लग रहा है सुनना आपको। तो 25 नवंबर का जो भाषण है उसमें उन्होंने विस्तार से फिर पूरे संविधान में कितना समय लगा और अमेरिका के संविधान बनने में कितना लगा, ऑस्ट्रेलिया में कितना लगा, कनाडा में कितना लगा, उस सारे, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे थे कि संविधान सभा बहुत ज्यादा, ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ज्यादा समय ले रही है, तो एक एक बारीकों को उन्होंने जवाब दिया, घंटा मिनट का सब जवाब दिया हुआ है। और ये 15-16 पेज का ये भी भाषण है। तो इसमें जवाब देने के बाद जो अपने कुछ बात और कहते हैं, जिस बात की ओर आज के संदर्भ से आप उसकी तुलना कर सकते हैं। और सबसे पहली हाइलाइट्स में दे रहा हूं सिर्फ इस भाषण की। कहते हैं कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाला आदमी खराब हुआ तो वो संविधान खराब ही। कोई भी संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाला आदमी अच्छा होगा तो अच्छा संविधान लागू होगा। ये बात कहते हैं कि संविधान को लागू करने वाले जो व्यक्ति हैं उसकी जिम्मेदारी, उसकी भूमिका यहां महत्वपूर्ण होती है कि संविधान केवल राज्य के कुछ हिस्सों को, जैसे कानून मंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका बनाता है। इन विभागों का कार्य हमेशा लोगों द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर रहने वाला है। कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पर निर्भर रहने वाला है। ये सोचिए कि संविधान कैसे काम करेगा, पॉलिटिकल पार्टी जो होंगी उस पर निर्भर रहने वाला है। भारत के लोग और उनके राजनीतिक दल किस प्रकार पेश आएंगे यह कौन बता सकता है। आज से 70-80 साल देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि संविधान अपने आप में कुछ नहीं है, जिसको लागू करने वाली एजेंसीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और भारत के लोग कैसा व्यवहार करेंगे ये जो है मैं कैसे बताया जा सकता है। आज भारत के लोग संविधान के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, समता, बंधुता, न्याय कहाँ है, इस पे चर्चा किए जाने की जरूरत है। विस्तृत से सब बात रखते हैं। उसके बाद मैं बीच बीच में से कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूं कि कहते हैं कि यहां मैं अपना भाषण टेक्निकल बातें कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे आम लोगों के काम की बात है वो मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। यहां मैंने अपना भाषण पूरा कर दिया होता, लेकिन मेरा मन
देश के भविष्य को लेकर इतना चिंतित है कि इस बारे में मेरी राय व्यक्त करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा मुझे लगता है कि इस ओकेजन को मैं इस्तेमाल कर लूं। मैं क्या क्या कहना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक आजाद देश बनेगा। फिर उस आजादी का क्या होगा? भारत अपनी आजादी को बरकरार रखेगा या फिर इसे गंवा देगा? मेरे मन में यही विचार पहले आता है। भारत पहले कभी आजाद नहीं था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक बार उसने अपनी आजादी गंवाई है। क्या एक बार फिर वह अपनी आजादी गंवा बैठेगा? भविष्य के बारे में यही सवाल मुझे बहुत ज्यादा चिंता में डालता है। देश के ही कुछ विश्वासघात करने वाले और बेईमान लोगों के कारण भारत ने अपनी आजादी गंवाई थी। यह वास्तविकता मुझे बेचैन कर रही है। मोहम्मद बिन कासिम, यहां कई एग्जांपल्स दे रहे हैं, वो एग्जांपल्स मैं कोट कर रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर हमला किया। उस वक्त 10 राज्य के सैनिक अधिकारियों ने मोहम्मद बिन कासिम के दूतों से घूस ली और अपने राज्य के लिए लड़ने से इनकार कर दिया। मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण जयचंद ने दिया था। पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने के लिए उसने मोहम्मद गौरी को अपने और सोलंकी राजाओं की मदद का आश्वासन दिया था। शिवाजी जब हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल सम्राटों की ओर से युद्ध कर रहे थे। सिख शासक को हराने की कोशिश जब अंग्रेज कर रहे थे, तब उसका प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठा रहा। सिखों का राज्य बचाने के लिए उसने सिखों की मदद नहीं की। 1857 को भारत सरकार के ज्यादातर हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता युद्ध की घोषणा की। तब सिख दर्शक बनकर बस देखते रहे। क्या यह इतिहास फिर दोहराया जाएगा? इसी ख्याल से मैं चिंताग्रस्त हूं। जातियों, बहुत इंपॉर्टेंट मार्के की बात है। आज की गुलामी की परिभाषा बदल गई है। आज पूंजीपतियों का राज हो गया है, संविधान कहीं नहीं है ना। बड़े बड़े पूंजीपति अब देश को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं, किसानों को, सबको। और यहां जो कह रहे हैं, आप सुनिए, कह रहे हैं कि जातियों और संप्रदायों के रूप में अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार प्रणाली वाले राजनीतिक दलों की भी भरमार होने वाली है। वो उस समय कह रहे हैं कि यहां बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, जाति आधारित, संप्रदाय आधारित, ऐसे राजनीतिक पार्टियों की भरमार होने वाली है। इस वास्तविकता के बारे में सोचकर मैं अधिक चिंताग्रस्त हुआ। मैं नहीं जानता कि भारत के लोग अपने सिद्धांत से देश को श्रेष्ठ मानेंगे अथवा अपने सिद्धांत को देश से बढ़कर मानेंगे। मैं नहीं कह सकता कि देश को बड़ा मानेंगे या संविधान को बड़ा मानेंगे, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात पक्की, अगर पक्ष, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने पक्ष को देश से बढ़कर मानेंगे तो दोबारा आजादी गंवाने का संकट आएगा ही। और इस बार आजादी गंवा बैठे तो वह हमेशा के लिए हाथ से जाएगी। इस संभावना के खिलाफ लड़ने के लिए हमें कटिबद्ध होना है। अपने खून की आखिरी बूंद तक, जब तक हमें अपनी आजादी की रक्षा करना हो, हमें करना ही होगा। तो आज जिस तरीके से देश के तमाम संसाधन बेचे जा रहे हैं और पूंजीपतियों का, चाहे अब पूंजीवाद अब बदल गया है कैरेक्टर पूरा। अब अमेरिका से कोई राजनीतिक यहाँ पे शासन करने, इंग्लैंड अमेरिका से लोग नहीं आएंगे यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठने, लेकिन देश की ऐसी नीतियां बनाएंगे जो सिर्फ देशी पूंजीपति और विदेशी पूंजीपतियों के हक में हो। ये बात यहाँ कह रहे थे।
और ये बात अभी साबित हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी रक्षा हमें करनी होगी। और मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जो डॉक्टर अंबेडकर ने आह्वान उसमें किया है। आगे कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक जनतांत्रिक देश बनेगा, अर्थात उस दिन भारत में ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों द्वारा बनाई जाएगी, लोगों की होगी और लोगों के लिए काम करेगी। तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि इस जनतांत्रिक संविधान का क्या होगा, उसे महफूज रखने के लिए यह देश समर्थ रहेगा या एक बार फिर वो अपनी आजादी गंवा बैठेगा। यह दूसरा ख्याल भी पहले ख्याल की तरह मुझे चिंताग्रस्त करता है। जनतंत्र क्या होता है भारत को पता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। किसी जमाने में भारत में गणराज्यों की भरमार थी और यहां बौद्ध भिक्षु का बौद्ध संघ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उस वक्त केवल संसद नहीं, न केवल संसद थी बल्कि बौद्ध संघ और कुछ नहीं संसद ही थे। आधुनिक युग में परिचित संसदीय कार्य प्रणाली के सभी नियम संघ को पता थे और उनका वो पालन करते थे। ये बात कहते हुए आगे कहते हैं कि भारत ने यह लोकतांत्रिक पद्धति गंवाई है। अब क्या दूसरी बार भी वह उसे गंवाने वाला है मैं नहीं जानता, लेकिन लंबे समय से लोकतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका बिल्कुल नया लगना भारत जैसे देश में हो सकता है। यहां लोकतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है कि डेमोक्रेसी रहेगा लेकिन इसी डेमोक्रेसी से तानाशाही आएगा। देश में क्या चल रहा है, आपातकाल घोषणा नहीं हुई है लेकिन बहुत सारे आपातकाल वाले काम हो रहे हैं कि यहां जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाहरी रूप बरकरार रखेगा लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। अपना बाहरी रूप डेमोक्रेसी का रखेगा कि चाहे ईवीएम से सरकार बने चाहे जैसे रहे, क्या दिलचस्प बात उन्होंने की। नए सिरे से देश में नया आया जनतंत्र अपना बाहरी रूप बरकरार रखेगा लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो इस संभावना के पैदा होने का जबरदस्त खतरा है। ये सोचिए, प्रचंड बहुमत का मतलब तानाशाही है और दिख रहा है, देश में दिख रहा है। अगर समय है तो मैं बोलूं, नहीं तो बस यहां पे एंड अप करूं। मुकेश जी चलिए। हाँ, अगर अपने व्याख्यान भी इस पर लम्हात है तो प्लीज आप, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हमारे कुछ साथी जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो आपसे बात करें। तो चलिए मैं यहाँ रोक देता हूँ, काम की बात हो गई है और जो सवाल जवाब होंगे तो 10-15 मिनट सवाल, इसमें और दिलचस्प इंफॉर्मेशन सब है लेकिन और आप ठीक है, आप सवाल जवाब नहीं आप दे दीजिए सर, अभी है 2-4 मिनट आप दे दीजिए, फिर उसके बाद हम सवाल जवाब पर आते हैं। हाँ, तो 1-2 हाइलाइट्स दे देता हूँ कि कहते हैं कि जब अंग्रेजों के जमाने में कॉन्स्टिट्यूशनल मार्क जब अवेलेबल नहीं थे तो उस समय तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मार्ग भी अपनाते थे, लेकिन अब आपको अपने राइट्स के लिए संवैधानिक मार्ग अख्तियार करना होगा। इसलिए आप देखेंगे संविधान में वो कह रहे हैं संविधान भगवान के नाम से नहीं शुरू हो रहा, जबकि उस समय कई सजेशन आए थे। वो शुरू हो रहा है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इसमें एक इशारा भी है कि जब तानाशाही आए तो हम भारत के लोग इकट्ठा होकर ऐसे तानाशाहों के खिलाफ लड़े। इसका ये भी मैसेज है। कहते हैं कि भक्ति में बोलते हैं और यहाँ पे जेम्स मिल को और जो डैनियल ओकनेल को कोट करते हैं कि भक्ति नहीं करना चाहिए, इससे जो है मुक्ति, धर्म में मुक्ति का मार्ग हो सकता है लेकिन राजनीति में यह हमेशा तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग होता है। इसलिए बड़े से बड़े व्यक्ति की इज्जत जरूर कीजिए, उसको कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, लेकिन जैसे कोई महिला अपने शील को देकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती, उसी तरीके अपने राष्ट्र, अपनी आजादी को देकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सबके लिए कह रहा हूं, आजकल
लगातार ये भक्ति का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, और कहते हैं कि भक्ति जिसका प्रचलन भारत में बहुत ज्यादा है, कि भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में हमेशा तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग होता है, इसलिए भक्ति से बची। अंतिम में चलते चलते कहते हैं कि 26 जनवरी को हम द्वंद्व के युग में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीतिक समानता तो होगी, एक व्यक्ति एक वोट और उसका सबका मान बराबर, लेकिन एक घोर सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली समाज होगी, और जिसमें सामाजिक और आर्थिक विषमताएं होंगी। अगर इसको जल्दी से जल्दी दूर नहीं किया गया तो इससे पीड़ित जनता जो है इस राजनीतिक जनतंत्र को, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इसको उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लगातार बने रहे वो, उसके लिए जरूरी है कि सोशल डेमोक्रेसी बने। इसलिए वो आर्थिक और सामाजिक आजादी की और समानता की बात कर रहे थे, और समानता, बंधुता, न्याय, तमाम ये बात उस भाषण में है। उसके बाद जाति के प्रश्न पर कहते हैं, और इसी के बाद मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि जाति के प्रश्न पर कहते हैं कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती, कि राष्ट्र की बात जो है बहुत दिलचस्प है। बहुत समय राष्ट्र का बहुत चर्चा हो रहा था, तो कहते हैं कि मेरी राय में अपना एक राष्ट्र है, इस बात पर विश्वास करना, अर्थात जो अस्तित्व में नहीं है उसके अस्तित्व में होने का भ्रम पालना है। कि राष्ट्र अभी अस्तित्व में नहीं है, उसका भ्रम पालना है, राष्ट्र राष्ट्र कहना। आज भी राष्ट्रवाद का बहुत चलन है। हजारों जातियों में बटी जनता एक राष्ट्र कैसे बन सकता है? सामाजिक और मानसिक नजरिए से अभी हम एक राष्ट्र नहीं है, इसका एहसास हमें जितनी जल्दी होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद ही हमें एक राष्ट्र होने की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है इसका पता लगेगा। अमेरिका में भी प्रॉब्लम थी कि राष्ट्र कैसे बने राष्ट्र, तो उसका अमेरिका का हवाला देते हुए कहते हैं, पूरा स्टोरी उन्होंने दिया हुआ है, कि अमेरिका के लोगों के लिए जितना मुश्किल था राष्ट्र का निर्माण, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल भारत में। अमेरिका में जाति की समस्या नहीं है, भारत में जातियां हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं। पहली बात, वे सामाजिक जीवन में फूट डालती हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वे जातियों के बीच आपसी तिरस्कार, कटुता और द्वेष की भावना का निर्माण करती हैं। हमें अगर वास्तव में राष्ट्र बनना है तो इन सभी मुश्किलों से पार पाना होगा। राष्ट्र निर्माण के बाद ही असल में बंधु भाव देखने को मिलेगा। बंधुत्व बगैर समता और स्वतंत्रता के केवल बाहरी दिखावा होगा, बाहरी दिखावा होगा। आजादी के साथ नई जिम्मेदारियां आई हैं, और अब यहां कुछ गड़बड़ होता है तो इसको कहने के लिए अंग्रेज अब नहीं होंगे, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी होगी। और इसके लिए संविधान को में जो अड़चने हैं उसको कैसे सुरक्षित रहना है, ये आप सबकी जिम्मेदारी होगी। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, कमजोर नहीं पड़ना है। देश की सेवा करने का यही एकमात्र उपाय है, अगर दूसरा हो तो मुझे पता नहीं। तो ये डॉक्टर अंबेडकर थे, और ये अब हमें समझना है कि अगर जातियां राष्ट्र विरोधी हैं तो जातियां खत्म करने की जिम्मेदारी उनकी थी। जो जातियों के शीर्ष पे बैठे, जो सत्ता के संसाधन के हुक्मरान जो बैठे हुए थे, उनकी जिम्मेदारी थी जातियां खत्म करना। लेकिन 70 साल में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है, और डॉक्टर अंबेडकर की जो अपील थी, जो आंदोलनों का आप दौर देख रहे हैं, लोग आंदोलित हैं, और सरकार के इतने दमन के बावजूद हौसला नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के भाषण आज भी उतने ही प्रासंगिक है। शुक्रिया साथियों, आपने सुना मुझे। थैंक यू मुकेश। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे से, मतलब एक प्रेरक उद्बोधन जो हो सकता है, और वो भी संविधान को लेकर। संविधान की ये जो छोटी छोटी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषणों में की हैं, उनको 70 साल पहले, 75 साल पहले की स्थितियों, आज की स्थितियों को अगर हम सामने रखें तो कुछ ज्यादा अंतर उसमें दिखाई नहीं देता है। उल्टे उस वक्त हमारे पास लोकतंत्र की एक व्यवस्था नहीं थी। आज तो हम
बड़े लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, क्यों देश के अगर इस शोषण की परंपरा, असमानता की स्थिति, की संस्कृति अभी भी घातक रूप में विकसित है, तो जाहिर से हमारे हुक्मरानों की इसमें कोई कहीं ना कहीं कमी तो है ही। बहुत शानदार, प्रेरक और जबरदस्त व्याख्यान के लिए डॉक्टर रामलाल सर आपका बहुत बहुत आभार। हमारी कोशिश लगातार समाज के माध्यम से रहती है कि हम इसी तरह के विषयों पर लगातार बात करें। बहुत सारे साथी लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं वर्चुअल माध्यम से, फेसबुक से, और बहुत सारे साथियों ने टिप्पणी भी की है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां साथियों की आई हैं। डॉक्टर सरोज कुमारी लगातार इधर लिख रही हैं, सुमंत निरोठा पिलोदा वाले लिख रहे हैं, सुशील तो है ही एक्टिव। हमारे साथी ने एक सवाल भी किया है, आपकी अनुमति है तो मैं एक सवाल ले लूं? हाँ हाँ, कुछ सवाल लेंगे, समय भी हो रहा है। जी जी। निरंकर मिश्रा साहब हैं, वो पूछेगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदा होते तो देश की स्थिति को देखकर उनके विचार होते। अभी होते तो धरना प्रदर्शन में होते, आंदोलन करते होते। जी जी। अभी होते तो वो मैंने अंबेडकर नामा में किसानों के बारे में उन्होंने क्या कहा था, मैंने वीडियो बनाया था। तो अभी अगर होते तो हम लोग उनके पीछे पीछे चलते और धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहता। लगातार वो आंदोलन कर रहे थे उस समय। जी जी जी। एक सवाल है, मारिसा करके हैं, बहुत एक्टिव है, और इनका सवाल है कि राष्ट्र की अवधारणा क्या है और राष्ट्र का धर्म से क्या संबंध। सीधा सीधा मतलब सवाल टॉपिक से तो नहीं है, लेकिन अगर आप पर कुछ अपनी राय रखना चाहिए। देखिए, एक तो मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र नहीं हूँ, इसलिए जो टेक्निकल समझते हैं कि राज्य में संप्रभुता हो, जो ज्योग्राफी हो, सत्ता हो, उसमें मैं नहीं जाता। जो अंबेडकर को पढ़ के हमने समझा है, चाहे जो मेरी समझ है कि राष्ट्र लोगों से बनता है। कार्ल मार्क्स ने कभी कहा था कि मजदूरों का कोई इंटरनेशनल बात की थी, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। तो उसमें एक बात और ऐड किए जाने की जरूरत है कि पूंजीपतियों का भी देश नहीं होता है। आज देखिए, चुनाव जब होता है तो पाकिस्तान कितना एकदम लगता है कि पाकिस्तान कल कब्जा हो जाएगा। तो भारत के पूंजीपतियों से पूछिए कि पाकिस्तान के साथ उनका व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए जो अंबेडकर की नजर में राष्ट्र का मतलब लोग है, वी द पीपल। तो लोग अगर दुखी हैं तो राष्ट्र, वो पूरा भाषण से बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जिनको भी देखना हो तो मैं रेफरेंस दे देता हूँ। ये डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस हैं, वॉल्यूम 40, और उसमें आप जो है ना 84 नंबर पेज से लेकर और 113 नंबर पेज और फिर 135 नंबर पेज से लेकर 151 नंबर पेज, इस पर जाकर आप दोनों भाषण देख सकते हैं। और बहुत ही सारगर्भित भाषण है। और मेरी नजर में जो है ना, जो मॉडर्न स्टेट है ना, उसको रिलीजन से अलग रखा गया, रिलीजन से अलग रखा गया। लेकिन ये सेपरेशन हो नहीं पाया कि लोग स्वभाव से भी धार्मिक होते हैं। तो इसकी देखिए कि जब अब मंत्री जब शपथ संविधान के लेते हैं तो सार्वजनिक जीवन में जाकर नारियल फोड़ने की क्या जरूरत, या जितने शासक वर्ग रहे सरस्वती वंदना करने की क्या जरूरत है। तो ये बड़ा तालमेल घालमेल रहा है धर्म और राजनीति का। तो मुझे लगता है कि लोग, वी द पीपल, मैं तो यही मान के चलता हूं कि राष्ट्र लोगों से बनता है और राष्ट्र सिर्फ मानचित्र नहीं है। बहुत शुक्रिया। समय भी तेजी से बीत रहा है और यह हस्तक्षेप हमारा क्या रूप लेगा, ये तो हमारे साथी दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं वो बताएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे, सुनील कुमार यादव हमारे से हैं, वो पूछ रहे हैं सर, नजदीक रखना पड़ेगा फोन सर, आंखों की वजह से थोड़ा सा। अक्सर बात होती है कि बाबा साहब अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर नहीं थे, इस पर आपके क्या विचार हैं और बाबा साहब क्या सोचते थे? आपने एक एग्जाम्पल दिया है। नहीं, क्या अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर बहुत सकारात्मक विचार उनके नहीं थे साहब के, इस पर वो आपकी टिप्पणी, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो मैं उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिन्ना को लेकर प्रॉब्लम थे, और उन्होंने लिखा भी है कि जिन्ना और गांधी को रिटायर कर जाना चाहिए। और बहुत, अभी मैं अम्बेडकरिज्म पढ़ रहा हूँ, मैं छात्र हूँ अभी, बहुत सारा माइनॉरिटी के बारे में। और लेकिन कई बार मैंने पढ़ा है कि जिन्ना को लेकर वो बहुत सशंकित थे कई जगह।
और वो कहते थे कि जब उसको हमको हमारी जरूरत होती है तो वो मुझे कहते हैं अछूत हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो हमें हिंदू कैटेगरी में धकेल देते हैं। और पृथक निर्वाचन वाले क्षेत्र में भी जो है तमाम उत्तरसल बना रहा। लेकिन इसके बावजूद देखिए, व्यक्ति जो है ना अंतर विरोधों का पुंज होता है, और एक आइडिया एक सापेक्ष होता है, सब्जेक्टिव होता है। जो स्टैंड आप 5 साल पहले ले रहे थे वही स्टैंड इस समय हो, कोई जरूरी नहीं, परिस्थितियां बदलती हैं तो विचार भी बदलते हैं। तो उस हिसाब से वो क्रिटिकल थे, बिकॉज भारत में एक खासियत ये रही कि यहाँ जो भी धर्म आया, तथाकथित धर्म, वो सब जो है ना जातियों के चंगुल में फंस गया। तो मैंने अब अम्बेडकरनामा पर जाकर देखिए वेटिंग फॉर वीजा, और उसमें एक मस्जिद की कहानी हमने दौलताबाद की बनाई है, चैप्टर नंबर 5 में है कि कैसे मुसलमान भी अछूत के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, वो भी बात उन्होंने कही है। लेकिन जब संविधान बनाने की जब बारी आई तो उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ क्या समस्या है, बहुसंख्यकवाद क्या है, अल्पसंख्यकवाद क्या है, उसको अपने व्यक्तिगत जो अंतर विरोध रहे हो, चाहे जिन्ना के साथ रहे हो, चाहे वेटिंग फॉर वीजा में दौलताबाद के मस्जिद किले में रहे हो, उसको उन्होंने साइड में कर दिया। और यहाँ पे लगा कि वाकई माइनॉरिटी का प्रॉब्लम है। तो संविधान बनाते वक्त उन्होंने इस बात का ख्याल रखा, ये बात समझने चाहिए। तो ये नहीं कि अगर 1932 में जो बात कह रहे थे वही 1947 में भी सही हो, वो कोई जरूरी नहीं है। और तो कई उनके देखिए मैंने काशी प्रसाद जायसवाल पर पीएचडी किया है, तो कोई भी स्कॉलर होता है ना उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस उनके आइडियाज में होते हैं। तो जब माइनॉरिटीज पे पूरा मैं अध्ययन कर लूंगा कि माइनॉरिटी स्टेट, पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, तमाम जो है, तो मुझे एक कोहेरेंसी बनेगी कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये समझना है कि वो एक स्टैटिक कोई भी रिलेशन नहीं होता है। अभी भी देख लीजिए, कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों के साथ समझौता करती है जो उनके घोर शत्रु होते हैं। महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है, जम्मू कश्मीर एग्जाम्पल है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाया। तो ये सब्जेक्टिव होता है। तो अंबेडकर के आइडियाज एक माइनॉरिटी के बारे में स्टैटिक हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पहले मान लिया कई जगह बिटरनेस भी होगा, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट में उन्होंने सहयोग नहीं किया था। सेपरेट जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा गया था उसमें न पिछड़ों ने सहयोग किया था और न अल्पसंख्यकों ने सहयोग किया था। इनफैक्ट मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र आया तो ओबीसी के लोगों ने भी कहा कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए, पिछड़े वर्ग के नेताओं। तो अनुसूचित जाति के लोगों ने कहा कि नहीं, ये अछूतों के लिए है पृथक निर्वाचन क्षेत्र, आप अपने लिए अलग मांगिए और उसका हम लोग समर्थन करेंगे। तो ये बहुत ही वाजिब सवाल था कि पिछड़ा वर्ग अपने लिए अलग मांगता, क्योंकि मद्रास में और बंबई में पिछड़ा वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो इधर के पिछड़ा वर्ग के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको अलग नहीं, हम इसी में लेंगे। तो अछूतों ने विरोध किया कि नहीं, अछूतों के लिए आया है, अपना मांगिए, तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, जो कि वाजिब स्टैंड था। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग नहीं माने और उन्होंने जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था उसका विरोध सवर्णों से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया। यह अंबेडकर साहब ने लिखा है, वॉल्यूम 10 में, हिंदी वाले में जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का ज्यादा विरोध किया। तो ये एक सत्य है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई तो डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले 340 पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बनाया। अगर उनके मन में ईर्ष्या द्वेष होता है कि इनकी वजह से मेरा गड़बड़ हो गया, तो नहीं बनाते, बात ही नहीं करते। दूसरा, जो नेहरू कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके 4 कारण बताए थे, और इसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि ओबीसी वर्ग के लिए सरकार कमीशन नहीं बना रही है, कोई काम नहीं कर रही। तो ओबीसी को लेकर अंबेडकर का स्टैंड बदला ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो आपको सबका ख्याल रखना पड़ता है और न्यायसंगत ख्याल रखना पड़ता है। आज जैसा फर्जी नहीं, सबका साथ और सबका विकास नहीं, आज जैसा फर्जी नहीं। उस समय पढ़े लिखे लोग, नैतिकता वाले लोग थे, वो अपने व्यक्तिगत समझ को हावी नहीं होने देते थे। तो इसीलिए माइनॉरिटी के सवाल को भी ऐसे ही देखा जाना चाहिए। जी, मुझे लगता है समय हो गया। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और समय हो गया, लेकिन जिस तरह से आपने बात रखी है, जिस सहजता के साथ आप बात रखते हो, वो बात सहज है, लेकिन उसके अंदर जो प्रखरता विद्यमान रहती है, जो प्रबोध
उन शब्दों में झलकता है। काश हमारे हुक्मरान इस बात को समझे, हमारे साथी जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बेडकरनामा शेयर करें। एक अपील अम्बेडकरनामा के लिए कर दीजिए कि जो भी साथी देख रहे हो लाल क्लास अम्बेडकरनामा देखें जरूर। जी जी बिल्कुल। जैसा डॉक्टर अफजल ने बताया कि उनका एक यूट्यूब चैनल है अम्बेडकरनामा नाम से, लाल की क्लास करके, तो प्लीज आप उसे जरूर देखें, ज्वाइन करें। और पर जो वर्तमान और ये वीडियो मुकेश जी, ये वीडियो भी अम्बेडकरनामा पे अपलोड होगा। अच्छा ठीक है सर, मैं ये बात जो हमारे अध्यक्ष हैं उन तक मैं बहुत पहुंचा दूंगा। मुझे लगता है कि वो न्याय संगत बात करेंगे, संविधान वो जरूर। ठीक है। तो सभी साथियों का खास तौर पर कुछ नाम लेना चाहूंगा। उषा यादव, सुनील कुमार यादव, राकेश, अभिनव, रुचि मेहरा, कुमार, कुलदीप आस्करण, आजम शेख, कैफी हाशमी, सुनी सिंह, तहसीन मजहर, सीमा उस्मानी, सर्वजीत यादव, मोहम्मद तस्लीम, अशोक यादव, धनीराम मिरोठा, निरंकार मिश्रा, राकेश कुमार, मनीषा, अवधेश यादव, रुखसाना खान, गुड़िया तबस्सुम, चंदन कुमार, रामानुज यादव, रमेश यादव, मोहम्मद दत्ता, राजेंद्र चौहान, शाहीन, माजिद खान, ब्रजेश यादव, योगेंद्र कुमार। साथियों, बहुत की बात है कि जो नाम मैंने अभी उल्लेखित किए हैं, यही ताकत भारतीय संविधान की। आप देखिए, इसमें सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, तो यही तो खूबसूरती है संविधान की। ये इस खूबसूरती को बनाए रखें, और अगली बार फिर संवाद में हम कार्यक्रम हमारे किसी अतिथि के साथ प्रस्तुत करेंगे। जुड़ते रहिए और इसी तरह से संविधान की ताकत को मानते रहिए, मनवाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया सर।